वेलकम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 के 5th चैप्टर के बारे में। ये 5वां ही चैप्टर आपका और 5वां ही आपका लेक्चर है। इसके पहले के चारों चैप्टर और 4 लेक्चर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके बारे में हम बात करेंगे चैप्टर के बारे में। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या अदर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको डिटेल में जीएस पढ़ना है और बेसिक से आपको शुरुआत करनी है। बेस कहाँ है? एनसीईआरटी में। बेसिक से आपको शुरुआत करनी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं। इसका जो 5th चैप्टर है डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हुआ चलूँगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता हुआ चलाऊंगा। ये पीडीएफ जो है वो आपको हिंदी में ही मिलेगी। बात कर लेते हैं 5th चैप्टर के बारे में, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये बता रखा है कि जैसे आप पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी, अर्थ आपका एकमात्र एक ऐसा प्लानेट है जहाँ पर लाइफ है, जहाँ पर मानव जीवन जीवित रह सकता है। क्योंकि जो इसके बेसिक, जो आपके एसेंशियल इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, आवश्यक तत्व हैं, तीनों चीज़ें हैं इसमें। जैसे कि भूमि है, लैंड है, ठीक है, जिस पे आप रहते हैं। दूसरा है वाटर है, जल है, ठीक है, वहीं पर जीवन संभव हो सकता है। तीसरा है एयर है, हवा है, ठीक है। ये तीनों जो मेन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और ये तीनों के तीनों हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बता रखी है। दूसरा इसमें क्लियर कर रखा है यहाँ पर कि पृथ्वी एक ऐसी सतह है, पृथ्वी का जो सरफेस है कैसा एरिया जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक, कंपोनेंट्स, 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, कंपोनेंट्स जो है आपस में मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का जो ठोस एरिया है, जो ठोस भाग है, ठीक है, जिसे हम सॉलिड पोर्शन बोलेंगे, सॉलिड पोर्शन इसे बोलेंगे, उसे हम भूमंडल बोलते हैं। उसे भूमंडल, जिस पर धरती पर हम रहते हैं, जो ठोस एरिया है, सॉलिड पोर्शन है, ठीक है, उसे हम भूमंडल बोलेंगे। भूमंडल को इंग्लिश में बोलेंगे लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर, ठीक है, क्लियर हो गया। लिथोस्फीयर पहले वाला क्लियर हो गया। जो हमारी अर्थ के जिसके ऊपर हम रहते हैं, जहाँ पर धरती है, ठीक है, इसे हम लिथोस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। इसके चारों तरफ जो आवरण है, जो गैसेस का आवरण है, ठीक है, जो इसे ऐसे घेरता है, चारों तरफ हमारे जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, आर्गन होगी, इस सारे को हम बोलेंगे वायुमंडल। वायुमंडल को इंग्लिश में बोलेंगे एटमॉस्फेयर, ठीक है, वायुमंडल को इंग्लिश में हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। 2 क्लियर हो गए। 2 मेन आपके जो है अर्थ के मेजर डोमेन्स में से 2 आपके क्लियर हो गए। लिथोस्फीयर मैंने आपको बता दिया, भूमंडल जिसपे हम रहते हैं, और दूसरा मैंने आपको बता दिया एटमॉस्फेयर, ठीक है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है जिसमें आपका, जिसको हम जलमंडल बोलते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर आपको पता ही वाटर पाया जाता है, जल पाया जाता है, जिसे हम जलमंडल बोलेंगे पूरे को। इसमें जल की सारी अवस्थाएं हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी जल की अवस्थाएं हैं उसको हम जलमंडल बोलेंगे, ठीक है। जितनी भी फॉर्म्स है आपकी जलमंडल बोलेंगे। जैसे कि बर्फ़ हो गया, आइस हो गई, वाटर खुद होगा, और जल वाष्प होगा, वाटर वेपर हो गया, ठीक है, इसको सारे को हम बोलेंगे। सबसे ज़्यादा जल आपका महासागर में ही पाया जाता है। ये तीनों आपको मैंने बता दिया। जलमंडल को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। ये मैं आपको बताना भूल गया, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर हो गया और हाइड्रोस्फीयर हो गया। ये 3 हो गए, और ये तीनों जहाँ पर जुड़ेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे हम बायोस्फीयर, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर, ठीक है। एक ऐसा सीमित क्षेत्र उन्होंने बता रखा है, नैरो जोन है, जहाँ पर स्थल आपका लैंड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया और एयर हो गया, एक साथ मिलते हैं, ठीक है, यहीं पर जीवन आपका संभव हो पाएगा, ठीक है। तो ये चारों हो गए आपके। लिथोस्फीयर हो गया, ठीक है, आपका लिथोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर हो गया और आपका बायोस्फीयर हो गया। ये 4 क्या हो गए? ये 4 मेजर डोमेन्स हो गए। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कहीं पर भी, ये 4 मेजर डोमेन्स कितने हैं अर्थ के? मेजर डोमेन्स कौन से हैं? 4 डोमेन्स, ठीक है। लिथोस्फीयर हो गया, भूमंडल हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, वायुमंडल हो गया,
और हाइड्रोस्फीयर हो गया जलमंडल हो गया, ठीक है, बायोस्फीयर हो गया आपका जीवमंडल हो गया। क्लियर होगी यहाँ पर चीज़। उसके बाद हमें पढ़ना है लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर है क्या, इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। जैसे कि पृथ्वी का ठोस, मैंने आपको बता ही दिया था ऊपर, सॉलिड पोर्शन है जो आपका पृथ्वी का जो सॉलिड पोर्शन है, ठीक है, फिर उसे हम भूमंडल बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। यह भूपट्टी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना। भूपट्टी किसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट को बोलेंगे। क्रस्ट कौन सा एरिया, जैसे कि आपने अगली कक्षाओं में आप पढ़ोगे, ये हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, ठीक है, इसमें अंदर की तरफ भी लेयर होती हैं, ठीक है, ये है, ये जो एरिया है इसे हम क्रस्ट बोलेंगे, इसे हम क्रस्ट बोलेंगे। उसके अंदर का ये जो एरिया है इसे हम मेंटल बोलेंगे, ठीक है, और ये जो बीच का एरिया है सबसे गहरा, ये इसे हम कोर बोलेंगे, कोर, मेंटल, क्रस्ट। ये तीन पृथ्वी के 3 लेयर होती है अंदर की तरफ, ठीक है। तो भूपट्टी जिसपे हम रहते हैं ऊपर की तरफ चट्टानों, रॉक से और मिट्टी से, सॉयल से बनी हुई पतली परत है जिसपे हम रहते हैं, ठीक है, जिसमें जीवों के लिए, ठीक है, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये चीज़ इन्होंने बता रखी है। पृथ्वी की जो अर्थ इन्होंने बता रखा है कि 2 हिस्सों में आप बांट सकते हैं, ठीक है। जो स्थल के भाग है, लैंड एरिया है, लैंड मासेस इसको हम बोलते हैं, ठीक है, लैंड मासेस इसे हम बोल सकते हैं। इंग्लिश में कोई गलती हो लिखने तो माफ़ कर देना भाई, ठीक है, लैंड मासेस हम बोलेंगे। और दूसरा जो एरिया है जलाशय वाला है, ठीक है, दूसरा जो एरिया है आपका जिसको हम वाटर बॉडीज बोलेंगे, जिसको हम वाटर बॉडीज बोलेंगे, जलाशय वाला एरिया है, ठीक है, 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। लैंड एरिया इसे हम बोलेंगे कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, और जो वाटर वाला एरिया है इसे हम बोलेंगे ओशियन या ओशियन बेसिन भी बोल सकते हो आप, ठीक है, महासागरीय बेसिन इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। बड़े स्थलीय भाग हैं जो लैंड मासेस एरिया, उसे महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो जलाशय हैं, वाटर बॉडीज हैं, उसे महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये 2 हिस्से हैं। अभी मैं आपको ये दोनों की दोनों चीज़ें क्लियर कर दूंगा साथ में, ठीक है। जो दूसरी चीज़ इन्होंने बता रखी है कि समुद्र तल सभी जगह समान होता है। जो वाटर का जो तली है वो सभी जगह समान होती है। कभी भी आपने हाइट देखा होगा, इस समुद्र तल से मापी जाती है किसी भी, क्योंकि वहाँ पर 0 है, हाइट 0 है वहाँ पर, ठीक है। ये मैप है, मैप के जरिए मैं आपको ये सारी चीज़ें आगे क्लियर करता हुआ चलूँगा, ठीक है। मैप से ही आपको समझ में आ जाएगा। आगे जो इन्होंने दे रखा है, जैसे हम ऊपर कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे, पहले मैं आपको कॉन्टिनेंट बता देता हूँ, आगे इन्होंने लिखा हुआ भी है, मैं आपको मैप से समझा देता हूँ, ठीक है। जो लैंड एरिया है उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट बोलेंगे। और कॉन्टिनेंट कितने हैं हमारे, हमें ये पता होना चाहिए। जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं वो टोटल कितने हैं, ठीक है। टोटल कॉन्टिनेंट है आपके 7, ठीक है। ये आपका एशिया है, ठीक है, ये आपका एशिया है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो आपका, वो पहला एशिया है, ठीक है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो धरती पे है वो एशिया है। यहाँ पर ये यूराल माउंटेन है, यूरोप से यूराल माउंटेन से अलग होता है। अगर आपके पास मैप है, मैप से भी आप अपना खुद का देख सकते हैं, ठीक है, मैप से भी आप इसे देख सकते हैं आगे की तरफ। ये आपका ब्लैक सी आ जाएगा, ठीक है, फिर कैस्पियन सागर आ जाएगा, कैस्पियन सी आ जाएगा, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी हो गया यहाँ पर, इससे अलग हो गया। और ये यहाँ पर स्वेज नहर है। स्वेज नहर के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा। ये आपका मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर जिसे हम बोलेंगे, और ये लाल सागर है आपका। ये ऐसे ऐसे अलग हो गया। ये हमारा इंडिया आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हो गया बोर्नियो जो है यहाँ पर इससे अलग हो गया। और ये पूरा का पूरा आपका एशिया हो गया। एशिया इस तरफ भी आ जाएगा क्योंकि पृथ्वी गोल है। ये आपने अगर मैप देख रखा होगा, ये मैं वैसे ये चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ। ये ग्लोब को हमने खोल दिया है, ये 180 डिग्री है और ये इधर 180 डिग्री पूर्व है। ये आगे जाके ऐसे जुड़ जाते हैं। अगर गोले में से लोगे, अर्थ को अगर आप लोगे, यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन आ जाती है आपकी। इसी को हमने चार्ट के रूप में खोला हुआ है। तो ये एशिया है जो इसका पार्ट इस तरफ भी आ जाता है। यहाँ पर ये बेरिंग सागर भी बोल देते हैं, बेरिंग सागर भी है और बेरिंग जलसंधि भी है, ठीक है। ठीक, वो जलसंधि के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे इसमें बताऊंगा, ठीक है। ये आपका एशिया हो गया जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी में आपका हिमालय पर्वत है जिसमें सबसे हाईएस्ट पीक है, आपको पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्वेज नहर से जो मेन क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, यूरोप से ये यूराल माउंटेन से, यूराल पर्वतमाला से, और यहाँ पर ये बेरिंग जलसंधि है जो आपकी,
जल संधि आगे आपको बता दूंगा, इससे उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट से अलग है। एशिया वाला हो गया। सेकंड हो गया आपका, सेकंड कॉन्टिनेंट कौन सा है सबसे बड़ा? सेकंड कॉन्टिनेंट है आपका अफ्रीका। ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है। सेकंड कॉन्टिनेंट है जो आपका अफ्रीका हो गया। ये क्लियर होगी यहाँ पर चीज। सेकंड कॉन्टिनेंट है आपका अफ्रीका हो गया। अब अफ्रीका के बारे में आपको पढ़ना है कि जैसे यहाँ पर ये स्वेज नहर से अलग है, यहाँ पर स्वेज नहर है। एशिया और अफ्रीका अगर अलग है तो स्वेज नहर के द्वारा अलग है। स्वेज नहर काटी है बीच में से, लाल सागर और भूमध्य सागर को मिला, ताकि जो जहाज पुराने टाइम में जो व्यापार होता था वो यहाँ से, मैं आपको बता दिया, अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, ठीक है। पहले वो इस तरफ से आए थे केप कॉपरिन से, ठीक है। बाद में जो व्यापार बढ़ गया था यूरोप के साथ हमारा, वो स्वेज नहर बीच में बना दी गई थी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। इससे अलग है, जिब्राल्टर जल संधि है यहाँ पर, ठीक है। उससे यहाँ पर ये अलग है। जल संधि के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। स्ट्रेट, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट बोल देते हैं हम लोग, जल संधि। जल संधि होती क्या है डिटेल में थोड़ा सा आगे है इसमें चैप्टर में दिया हुआ, नहीं तो चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में आपको क्या पता, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे आपकी तीनों रेखाएं, जो तीनों रेखाएं सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इक्वेटर, ठीक है, जो पृथ्वी को दो हिस्सों में, अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है, ठीक है। और तीसरा है आपकी कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ये तीनों की तीनों जो लेयर हैं ये इससे गुजर रेखाएं इससे गुजर रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों की तीनों रेखाएं आपकी गुजर रही है। क्लियर होगी यहाँ पर ये चीज। उसके बाद है थर्ड कॉन्टिनेंट, कौन सा है आपका? थर्ड कॉन्टिनेंट आ जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। ये बेरिंग आपको बता ही चुका हूँ मैं, बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट से अलग है, ठीक है। बाकी यहाँ पर पनामा स्थल संधि है, जल संधि नहीं है, स्थल संधि से अलग है, ठीक है। स्थल संधि इथुमस जिसे बोलते हैं, स्थल संधि, ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। क्लियर होगा? यहाँ पर ये सीधा का सीधा समुद्र है बीच में। ओशियन के बारे में मैं बताऊंगा आपके, पहले आप कॉन्टिनेंट के बारे में बता दूं आपको। ये होगा उत्तरी अमेरिका, ठीक है। यहाँ हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, देश की बात नहीं कर रहे, ये हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे इसी में जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें भी वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ कॉन्टिनेंट की बात है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कनाडा देश भी आ जाएगा आपका, यूएसए भी आ जाएगा आपका, मैक्सिको भी आ जाएगा, ठीक है। इससे ऊपर का कनाडा हो गया, अगर आपने मैप देख रखा है, ये अलास्का हो गया, और ये आपका यूएसए हो गया, और नीचे ये मैक्सिको आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये थर्ड नंबर का है। और रॉकीज माउंटेन है जो इसके इस तरफ वेस्ट में है, रॉकी माउंटेन। क्लियर हो गया? उसके बाद है जो इसके निचले हिस्से से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से भी गुजर रही है, एशिया में बताना भूल गया मैं आपको, एशिया में से भी गुजर रही है ये, ठीक है। एशिया में मेन है जो हमारा इंडिया है उसके बीच से गुजर रही है, ठीक है। जब इंडिया पढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से स्टेट से गुजर रही है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे कॉन्टिनेंट आ गया आपका साउथ अमेरिका। ये पनामा वाला मैंने आपको बता ही दिया, इससे अलग है। यहाँ पर साउथ अमेरिका आ गया, ठीक है, साउथ अमेरिका। क्लियर हो गया यहाँ पर चीज़, साउथ अमेरिका। ये फोर्थ नंबर का हो गया आपका, ठीक है। ये भी एक कॉन्टिनेंट है, देश नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और रॉकीज माउंटेन, ये इसके वेस्ट में जो रॉकीज माउंटेन लॉन्गेस्ट माउंटेन है, पूरे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, ठीक है। क्लियर हो गया? फोर्थ हो गया यहाँ पर। फिफ्थ है जो यहाँ पर आ जाएगा आपका अंटार्कटिका आ जाएगा, अगर एरिया वाइज देखा जाए, मैं एरिया वाइज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अंटार्कटिका आ जाएगा, ये बिल्कुल ही साउथ पोल पर है, साउथ पोल पर है, ठीक है। साउथ पोल पर इसके चारों तरफ ये सब है, ये बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ पर मानवीय आवास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अपने अपने रिसर्च सेंटर सभी देशों ने खोले हुए हैं, यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, ठीक है। ये आपका फिफ्थ नंबर पे आ गया। उसके बाद है सिक्स्थ नंबर पे आपका आ जाएगा यूरोप। ये यूराल माउंटेन से यहाँ से अलग है। फिर ब्लैक सागर आ गया, फिर कैस्पियन सागर हो गया, फिर ये मेडिटेरियन आ गया, और यहाँ पर जिब्राल्टर, मैंने जिब्राल्टर स्टेट आपको बताई थी, ये हो गया। ये आपका 6 नंबर पे आ गया यूरोप में बहुत सारे देश हैं, आपको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट देश हैं सभी के सभी। ब्रिटेन है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, ठीक है। एल्पस के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्पस माउंटेन यूरोप में ही है,
एल्पस जो माउंटेन है वो यूरोप में ही है आपकी, ठीक है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी बोला जाता है। और यूरोप और एशिया का जो जुड़ा हुआ भाग है इसे यूरेशिया भी बोल दिया जाता है, यूरेशिया भी बोल देते हैं। 7 नंबर का जो कॉन्टिनेंट है आपका वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर का कॉन्टिनेंट है जो वो है ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा का पूरा इसके बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, ठीक है। इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोल देते हैं, द्वीपीय महाद्वीप, क्योंकि छोटा है, ठीक है। आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी इसे बोल देते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो इसके बीच से गुजर रही है, इसके बीच से गुजर रही है। ये पूरा का पूरा आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। आपको ये पता ही होगा, ये आपकी इक्वेटर आ गई और ये जो निचले का हिस्सा है सदर्न हेमिस्फीयर है और ऊपर का हिस्सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है, गोले का आधा। ठीक, क्लियर होगी यहाँ पर चीज़। मैंने आपको सातों के सातों कॉन्टिनेंट बता दिए, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे ये है आपका एरिया वाइज अगर आपको पूछा जाए, सेकंड नंबर पे ये हो गया, थर्ड नंबर पे आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका हो गया एरिया वाइज, फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका हो गया, और सिक्स नंबर पे आपका यूरोप हो गया, और 7 नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। अफ्रीका के बारे में मैंने आपको बता दिया, तीनों की तीनों रेखाएं इससे गुजर रही हैं, ठीक है। इसके बीच से ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न गुजर रही है। एंडीज़ का मैंने आपको बता दिया सबसे लंबी है, ठीक है। और इसके बीच से कर्क रेखा गुजरे, हमारे इंडिया से भी गुजरे, एशिया से भी गुजरे। यूरोप एक ऐसा देश जिससे इनमें से तीनों कोई नहीं, ठीक है। जो 66.5 डिग्री आती है, आर्टिक सर्कल आता है, वो आता है सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया। ये आपके कॉन्टिनेंट, सातों के सातों कॉन्टिनेंट क्लियर हो गए यहाँ पर। ये इसमें आगे सातों के सातों कॉन्टिनेंट बता रखे हैं। जैसे थोड़ा सा डाटा दे रखा है माउंट एवरेस्ट के बारे में, सबसे ऊंचा है समुद्र तल से, सबसे हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड की, हाईएस्ट माउंटेन पीक, ठीक है। कहाँ पर है? नेपाल में है, 8,848 की हाइट है। और सबसे गहरा भाग है प्रशांत महासागर में, आगे अब बता रखा है डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है। मरियाना ट्रेंच जिसको बोलते हैं, ये फैक्ट कई बार पूछ लिया जाता है, मरियाना ट्रेंच सबसे गहरा भाग है, ठीक है। फिर आगे इसमें महाद्वीप के बारे में जो मैंने आपको बताई हैं ये सारी की सारी चीज़ें वही चीज़ें लिखी हुई है, ये सारी की सारी चीज़ें वही चीज़ें लिखी हुई है। ये आपके कॉन्टिनेंट हो गए, क्लियर हो गया, कॉन्टिनेंट हो गए। अभी मैं आपको जलमंडल आगे पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी फैक्ट, जो दो चीज़ों के रह गए थे फैक्ट आपके, वो आपको चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि जल संधि, जल संधि क्या होती है, ठीक है। जल संधि मैंने आपको ऊपर बताया था, कई बार मैंने उसका यूज किया। जल संधि को इंग्लिश में हम बोल देते हैं स्ट्रेट, स्ट्रेट, ठीक है। पानी का एक ऐसा संकरा भाग जो दो जल राशियों को जोड़ता है, ठीक है, दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है, बंगाली खाड़ी और ये अरब सागर, यहाँ पर ये पतला सा ऐसे जुड़ रहा है, यानी कि पानी का बहुत ही नैरो, यानी कि पानी का बहुत ही नैरो पासेस इंग्लिश में हिंदी में बोलते बहुत ही संकरा भाग, ठीक है, बहुत ही संकरा भाग, पतला सा भाग होगा पानी का, जुड़ाव होगा जहाँ पर पानी, ये बिल्कुल, इसे बोलेंगे जल संधि, स्ट्रेट, ये लिखा हुआ है। हमारे यहाँ कौन सी है? पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट, ठीक है, इसका नाम पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि, यहाँ पर इसे बोलते हैं जल संधि। ये सब जगह आपको मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर मैप में भी दिखाई थी, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है, ये देखिए, ये यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है अफ्रीका और यूरोप के बीच में, क्लियर हो गया। जल संधियाँ, ये बहुत सारी जल संधियाँ आपको फैक्ट के रूप में भी पढ़नी पड़ेंगी आगे, जब आगे हम बढ़ते चलेंगे फिर मैं आपको ये करवाता चलूँगा। दूसरी चीज़ है स्थल संधि क्या होती है, ठीक है। ये जैसे कि जल का जुड़ा हुआ भाग है, ये है स्थल का जुड़ा हुआ भाग, लैंड का, ठीक है, लैंड का बहुत ही बारीक सा भाग, नैरो, ठीक है, बहुत ही बारीक सा नैरो स्ट्रिप जिसको बोल देंगे, ठीक है। इसे हम बोलेंगे इथुमस, इंग्लिश में इसे बोल देंगे इथुमस, इथुमसी से बोल देंगे, ठीक है, इंग्लिश में स्थल संधि। ये दोनों क्लियर हो गए यहाँ पर आपके। उसके बाद जलमंडल, ठीक है, हमने स्थलमंडल पढ़ लिया, ठीक है, स्थलमंडल हमने पढ़ लिया जिसे लिथोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा जलमंडल सॉरी, जलमंडल में आपका आ जाएगा, जलमंडल में बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर जिसे इंग्लिश में बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। इसमें क्या कहा जाएगा आपका? पृथ्वी को ये बता रखा है कि नीला ग्रह बोला जाता है सॉरी, 78% है जो पृथ्वी के, अर्थ के 78% भाग पे जल ही जल है, पूरी तरह से वाटर ही वाटर है। 29% भाग पे आपके ये कॉन्टिनेंट आ जाते हैं, ठीक है।
जलमंडल में जल के सभी रूप आ जाएंगे इसमें, महासागर आ गए, ठीक है, ओशियन आ गए आपके, ठीक है, नदियाँ आ गई आपकी, ठीक है, जैसे नदियाँ आ गई आपकी, झीलें आ गई आपकी, ठीक है, रिवर आ गई, लेक्स आ गई आपकी, ठीक, लेक्स आ गई आपकी, आइस इन ग्लेशियर आ गया, ठीक है, भूमिगत जल आ गया आपका, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर आ गया आपका, ठीक है, वायुमंडल में जल वाष्प, वाटर वेपर ऑफ जिसको बोलते हैं, वाटर वेपर ऑफ बीसी में आ जाता है, ठीक है, वाटर वेपर ऑफ बीसी में आएगा। सारी की सारी चीज़ें आपकी जलमंडल हाइड्रोस्फीयर में आएंगी, ठीक है, रिवर आ जाएंगी, सी आ जाएंगी, आइस इन ग्लेशियर आ जाएगा आपका, ग्राउंड वाटर आ जाएगा, ठीक है, जल वाटर वेपर अप आ जाएगा। ये सारे के सारे जल के रूप में आएंगे, ठीक है, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर में आएंगे। अब इसमें एक चीज़ और क्लियर कर रखी है, जो पूरा वाटर है, ठीक है, पूरा जल है, उसका 97.5 जो परसेंट भाग है वो ओशियन में है, पूरा का पूरा ओशियन कितने हैं मैं अभी आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा। अलवण जल जिसे फ्रेश वाटर बोलेंगे हम, फ्रेश वाटर है जो, ठीक है, ये नई एनसीईआरटी में 2.5 है, पुराने वाली एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है कि 2.8 है, ठीक है, उसमें से भी 2.77 जो है वो आपका रहता है नदियों के रूप में, झीलों के रूप में, आइस शीट के रूप में, ठीक है। ये आगे भी चीज़ें इसमें बता रखी होंगी कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा है जो फ्रेश वाटर है, ठीक है, जो शेष जल का बहुत बड़ा भाग जब बर्फ़ की परतों, हिमनदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जो हमारे पास पीने के लिए पानी बचता है वो आपका बचता है 0.03 इतना, जो हमारे यूज़ में आता है, ठीक है। ये तो वाटर का हो गया, ये आंकड़े नहीं देखने पड़ेंगे, इसमें एनसीईआरटी में पुराने आंकड़े लिखे होते हैं, वैसे क्लियर हो गया। लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि सबसे बड़ा भाग जो महासागरों में पाया जाता है, हमारे लिए पीने के लिए बहुत कम भाग बचता है जो आपका है, ठीक है। इसमें चीज़ें फिर महासागरों के बारे में दे रखा है, जो आपके ओशियन है, ठीक है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चीज़ें बता रखी हैं कि जैसे कि पैसिफिक ओशियन है सबसे बड़ा है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, सेकंड नंबर का है, फिर हिंद महासागर है आपका, ठीक है, फिर दक्षिणी महासागर है, फिर आर्कटिक महासागर। कितने हो गए टोटल 5 हो गए। कॉन्टिनेंट कितने थे आपके? कॉन्टिनेंट आपके 7 थे, ठीक है, कॉन्टिनेंट आपके 7 थे, और ओशियन हैं जो आपके, वो आपके 5 हो गए। क्लियर हो गया चीज़। और दूसरी चीज़ इन्होंने दे रखा है, इसकी 3 जो है मेन 3 मूवमेंट इन्होंने दे रखा है कि 3 मूवमेंट इसकी होती है, एक वेव होती है, एक टाइड होती है, और एक ओशियन करंट होती है। वेव्स होगी, टाइड हो गया, और ओशियन करंट हो गया आपका। 3 मुख्य गतियाँ थी जिसके द्वारा जल एक जगह से दूसरी जगह चलता है, ठीक है। ज्वार भाटा या हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, ज्वार भाटा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तरंगे हैं, और जल का धाराओं के रूप में बहना है, ओशियन करंट जिसे बोला जाता है। ओशियन करंट हम अगली वाली एनसीईआरटी आएगी उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाना पड़ जाएगा। ये मैं आपको पहले ही चीज़ें बता देता हूँ। आगे जो इन्होंने दे रखा है, ये थोड़े से फैक्ट दे रखे हैं ओशियन के बारे में। ओशियन के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं, ओशियन आपके कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। ये मैप से ही चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। मैंने आपको बता ही दिया था, अगर आप मैप लेना चाहते हैं तो ओरिएंट ब्लैक स्वान का मैप एटलस आप ले सकते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, सबसे बड़ा है आपका पैसिफिक ओशियन, जिसे हम प्रशांत महासागर बोलते हैं, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर आपका सबसे बड़ा महासागर है। अगर हम इसे देखेंगे, यहाँ पर इस तरफ भी आ जाएगा, ठीक है, रशिया का एरिया आ गया यहाँ पर, ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं हम, कॉन्टिनेंट एशिया आ गया पूरा यहाँ पर। ये देश तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ पर आप पूरा का पूरा एशिया, यहाँ पर एक बार चीज़ वैसे बता ही दूँ, यहाँ पर रशिया है आपका, ये जापान का एरिया आ गया, और ये चाइना का एरिया आ गया, ठीक है। और ये आ गया यहाँ पर ऐसे इंडोनेशिया का एरिया आ गया, मलेशिया का आ गया, ब्रुनेई आ गया, ठीक है, यहाँ पर। और ये ऑस्ट्रेलिया से भी ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस तरफ भी आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। दूसरी तरफ ये इस तरफ वाला पार्ट आ गया इसका, ये इस तरफ वाला पार्ट आ गया। इसे हम बोलेंगे पैसिफिक ओशियन, जो सबसे बड़ा ओशियन है। इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट बता ही दिया, मरियाना ट्रेंच है, ठीक है। मरियाना ट्रेंच है जो फिलीपींस के आसपास पड़ता है यहाँ पर। पैसिफिक ओशियन ये सबसे बड़ा है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहा है, ऊपर एशिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका से है, और यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका से है। 4 मेन कॉन्टिनेंट इससे जुड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ा है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है आपका अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन कहाँ कहाँ है, ठीक है। यह आपका आ गया अटलांटिक ओशियन, ठीक
ठीक है। अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, ये हो गया। यहाँ पर ये आपका है नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है, सॉरी ये खाड़ियाँ हो जाती हैं, इसी के इससे पार्ट होते हैं। और ये आपका साउथ अमेरिका आ गया, और यहाँ पर आपका यूरोप आ गया, ठीक है, यहाँ पर अफ्रीका आ गया। इसकी जो शेप है वो एस आकार की आपको लगती है, इसकी जो शेप है वो आपको एस आकार की दिखेगी। यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है, क्लियर होगी यहाँ पर चीज़। इसकी जो यहाँ पर इसे बोलेंगे, ये आगे मैं आपको सर इस फैक्ट में बता दूंगा, ये चीज़ें क्लियर होगी। यहाँ पर एस आकार की इसकी शेप है, ठीक है। ये भी 4 कॉन्टिनेंट से इससे जुड़ा हुआ है, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, और अमेरिका हो गया, और साउथ अमेरिका आपका हो गया। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर जो किसी देश के नाम पे आपका ओशियन पड़ा हुआ है, इंडियन ओशियन से बोलते हैं, ठीक है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ये आपका एशिया आ गया, यानी कि इंडिया हमारा आ गया, ठीक है। यहाँ पर अफ्रीका आ गया, और ऑस्ट्रेलिया का ऊपर का पार्ट जो है यहाँ पर, ठीक है, हिंद महासागर। उसके बाद है दक्षिणी महासागर, ये अंटार्कटिका जो है इसके चारों तरफ है, ठीक है, दक्षिणी महासागर, ऐसे ऐसे करके दक्षिणी महासागर, ठीक है। सदर्न ओशियन जो आपका है, साउदर्न ओशियन, ठीक है। और एक बचता है आपका 5वां, वो आपका आ गया आर्कटिक महासागर। ये नॉर्थ पोल के हैं, जैसे वो साउथ पे चला गया, ये नॉर्थ पोल पे है, ठीक है, नॉर्थ पोल पे है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन। क्लियर हो गए? सबसे छोटा है 5 के 5 आपके क्लियर हो गए। पहला आपका प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है, पैसिफिक ओशियन है। दूसरा अटलांटिक हो गया आपका, फिर हिंद महासागर हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, फिर दक्षिणी महासागर हो गया, और फिर आपका आर्कटिक। ये 5 के 5 हो गए। कॉन्टिनेंट मैंने आपको 7 बता ही दिए थे, कॉन्टिनेंट मैं आपको 7 के 7 बता चुका हूँ। ये ओशियन और कॉन्टिनेंट आपके दोनों के दोनों आपके क्लियर हो गए यहाँ पर, ठीक है। और उसके आगे है थोड़ा सा इनमें फैक्ट दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये फैक्ट दे रखा है, जो अटलांटिक महासागर के बारे में बता रखा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ओशियन है, ठीक है, ये एस आकार का है, ठीक है। इसके पश्चिमी किनारे उत्तरी अमेरिका, ये सब चीज़ें डिटेल मैंने आपको बताई दी है। इसकी जो तटरेखा है, ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बता रखी है। इसकी जो तटरेखा है वो आपकी दंतुरित आकार की है। दंतुरित जैसे कि कटा फटा होता है, जैसे कि कटा जो कोस्ट लाइन है इसकी, ठीक है, जो कोस्टल लाइन है इसकी, ठीक है, ये दंतुरित है। दंतुरित को क्या बोलेंगे? दंतुरित को बोलेंगे इंटेंडेड, इंटेंडेड, ठीक है। इंटेंडेड कोस्ट लाइन होने के कारण यहाँ पर जो है पतनम है वो नेचुरल बन गए हैं, यानी कि ये शेप के रूप में आप इसे देख सकते हो। शेप से आप समझ जाओगे, ये देखिए जहाज ताकि अंदर तक जा सकते हैं, नेचुरल आपके पतनम बन गए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये छोटा सा फैक्ट उन्होंने दे रखा है, बाकी ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। 2 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, 2 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपका थर्ड वाला आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो हमारी अर्थ है उसके सराउंडिंग गैसों की, आपको पता ही होगा, गैसेस की एक ऐसी लेयर है चारों तरफ, गैसों की एक ऐसी परत है, ऐसी लेयर है चारों तरफ, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जैसे मान लो हमारी अर्थ है, ठीक है, इसके चारों तरफ गैसों की एक लेयर है। इसी की वजह से हमारे यहाँ जीवन संभव, इसी की वजह से हमारे यहाँ लाइफ है, ठीक है। अब ये कैसे है? इसकी वजह से क्यों? इसी की वजह से हम ऑक्सीजन ले पाते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर है, नाइट्रोजन यहाँ पर है। जो लेयर है इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कि आपकी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हो गई, सेकंड नंबर पे आपकी ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, और फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन हो गई, फिर आपकी ओजोन भी हो गई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। ये सारी एक लेयर है पूरी की पूरी गैस होगी हमारी अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। हमारी लाइफ के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते, ठीक है। हमारी वृद्धि के लिए जो अपने प्राणी हैं जितने भी, उनके सब के लिए ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और आपको पता है ओजोन लेयर है जो हमें
सूरज की जो अल्ट्रा वेव रेंज है उनसे बचाती है। ठीक है, CO2 आपको पता ही है ग्लोबल उसके लिए चाहिए पृथ्वी के गर्म रहने के लिए, क्योंकि ये सूर्य किरणों को आने देती है और पृथ्वी से जो पार्थिव किरण निकलती है उष्मा की, हीट की, उसको नहीं जाने देती, उसके लिए एक लेयर बना देती है। हालांकि इसका बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा होता जा रहा है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए गैसेस। ठीक है, ये चीज़ बता रखी है। आगे ये चीज़ बता रखी है कि 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है जो आपका एटमॉस्फेयर है। ये मैं चीज़ें आपको क्लियर करता चलूँगा आगे। 5 परतें इन्होंने बता रखी हैं। ठीक है, क्षोभमंडल जिसे हम बोल देते हैं, हिंदी में क्षोभमंडल है, ट्रोपोस इंग्लिश में इसे ट्रोपोस्फेयर बोलेंगे। ठीक है, इसे स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर और ये आपका बहिर्मंडल हो जाएगा सब। ठीक है, ये सारी की सारी लेयर इसमें बता रखी हैं। आगे मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँगा। ठीक है, जो इसमें चीज़ें बता रखी हैं मैं आपको ये चीज़ बता दूं आगे। ऑक्सीजन नाइट्रोजन उन्होंने बता ही दिया। ऑक्सीजन नाइट्रोजन जिसे साफ और शुष्क हवा का 90% भाग है। ठीक है, आयतन के अनुसार सबसे ज़्यादा आपकी नाइट्रोजन है जो उन्होंने फैक्ट दे रखा है 78%। ठीक है, 21% आपकी ऑक्सीजन है और बाकी की जो गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, ठीक है, जितनी भी ओजोन है सारे के सारे वो 1% में आती है आपकी। फिर वही चीज़ है ऑक्सीजन प्राणियों की, इसके लिए नाइट्रोजन, ये सब वही फैक्ट दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, हीट के लिए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए आपको। ठीक है, ऊंचाई के जैसे हाइट की तरफ हम बढ़ते हैं वैसे वैसे जो आपकी गैसेस हैं वो कम होती चली जाती हैं। ठीक है, जैसे कि समुद्र तल पर सबसे अधिक होती हैं। ठीक है, जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे जो घटती चली जाएंगी। ठीक है, पर्वतारोहियों का आपको पता है ऑक्सीजन सांस लेने में ऊपर हाइट पे दिक्कत होती है, सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। ये चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं यहाँ पर आगे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें बता रखी हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ जो इसमें ये मैप दे रखा है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आपको अच्छे से इसमें समझ में आ जाए। ठीक है, मैप जो दे रखा है सबसे पहले ये लेयर के रूप में जो अर्थ की चारों तरफ हमारे लेयर है, 5th लेयर मेन है। ठीक है, 5th जो लेयर है वो आपकी मेन है। ये मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो आपका क्षोभमंडल दे रखा है जिसे हम ट्रोपोस्फेयर बोलेंगे। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, क्षोभमंडल सबसे पहली परत है अर्थ के साथ जो जुड़ी हुई है। ठीक है, अब इसकी हाइट कितनी है, लैंड से इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, ये ऐसे है हाइट, सॉरी ऐसे, यहाँ पर 8 किलोमीटर है, ये पोल पर है, नॉर्थ पोल हो चाहे आपका साउथ पोल हो, और इक्वेटर पे इसकी 18 किलोमीटर है। क्योंकि इक्वेटर पर जो है आपका मौसम ज़्यादा खुला होता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है इक्वेटर पे जो गतिविधियाँ हैं सीधी सीधी सूरज की सीधी रेखाएं होती हैं, तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा हाइट तक है। ये सारी जो गतिविधियाँ इसमें होती हैं ट्रोपोस्फेयर में, बादलों का बनना, ठीक है, वर्षा, ये सारी चीज़ें जो भी मौसमी गतिविधियाँ होती हैं वो सारी की सारी आपकी ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। तो यहाँ पर मौसम ज़्यादा खुला हुआ है। यहाँ पर इसकी हाइट 18 किलोमीटर तक है और यहाँ पर इसकी हाइट 8 किलोमीटर तक है। क्षोभमंडल जिसे आप ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। जितनी भी आपकी मौसमी गतिविधियाँ चाहे क्लाउड की हो, ठीक है, वर्षा की हो या और चीज़ें हो, सारी की सारी यहाँ पर होगी। धूल कण हो ज़्यादातर वो यहीं पर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है समताप मंडल जिसे हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर जिसे हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। ये आपका यहाँ से आ जाएगा 18 से लेकर के 50 तक किलोमीटर तक आ जाएगा आपका। ठीक है, 50 किलोमीटर तक आ जाएगा। इसकी जो निचली परत है 20 किलोमीटर के आसपास, यहीं पर आपकी ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर यहीं पर है आपकी। ठीक है, ओजोन लेयर किस लिए ज़रूरी है, जो सूरज की अल्ट्रा वेव रेंज है उनको रोकने के लिए। ठीक है, तो यह अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको। स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं 165 मीटर पे आपका 1 डिग्री जो है टेम्परेचर कम होता है, यानी कि जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वो आपका टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फेयर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एकदम से हीट बढ़ जाती है, किसके कारण होती है, ओजोन लेयर के कारण, क्योंकि उसने अल्ट्रा वेव जो रेंज है सूरज की वो उसको रोकता है। तो यहाँ पर जो है आपकी वो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है एक बार फिर से। दूसरी चीज़ है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में जो प्लेन वगैरह हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसमी गतिविधियाँ नहीं होती, बिल्कुल साफ रहता है। यहाँ पर जो प्लेन वगैरह है आपके हवाई जहाज वगैरह यहाँ पर उड़ना पसंद करते हैं, यहीं पर उड़ते हैं वो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका मेजोस्फेयर, मध्य मंडल जिसे हम बोलेंगे, मध्य मंडल बोलेंगे इसे। ये 50 किलोमीटर से आपका आगे 80 किलोमीटर तक आ जाएगा। ठीक है, 50 किलोमीटर से आपका आगे 80 किलोमीटर तक आ जाएगा।
ठीक है, मेजोस्फेयर, मध्य मंडल। ठीक है, यहाँ पर सबसे कम जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर रहेगा आपका। यहाँ पर बढ़ गया था टेम्परेचर, यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर है -100 तक भी यहाँ चला जाता है, -100 तक भी आपका यहाँ पर चला जाएगा। उसके जब बाद आगे आ जाएगा आपका थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर, आयन मंडल जिसे हम बोलते हैं, ये हो जाता है आपका यहाँ से 80 से 640 किलोमीटर तक। ठीक है, यहाँ पर रेडियो तरंगें ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, रेडियो तरंगें जो हैं वो यहीं पर मिलती हैं। रेडियो की जो लेयर है वो रेडियो जो वर्क करता है आपका यहीं से करता है। उसके बाद है आपका बहिर्मंडल, एग्जोस्फेयर जिसे बोलते हैं। बहिर्मंडल जो आपका हो गया पूरा का पूरा, एग्जोस्फेयर जिसे बोल देते हैं, एग्जोस्फेयर। ठीक है, बहिर्मंडल 640 से 1000 तक होता है। जो आपके सैटेलाइट वगैरह हैं वो ज़्यादातर जो आपके संचार व्यवस्था के लिए होता है वो यहीं पर स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रेडियो वेव होते हैं, बहिर्मंडल। उसके 1000 के बाद जो है ऊपर बिल्कुल खाली है, खाली आसमान, मतलब कि हल्की लेयर आ जाते हैं, हीलियम की लेयर, हाइड्रोजन की लेयर, ऐसी ऐसी लेयर आ जाते हैं। ऐसे तो 10,000 किलोमीटर तक है, खुला आसमान आ जाता है उसके बाद। तो ये सारी मैंने आपको बता दी। उसके बाद है आपका बायोस्फेयर। ठीक है, चौथी जो है बायोस्फेयर। ठीक है, तीनों मैंने आपको बता दिया। लिथोस्फेयर मैं आपको बता चुका हूँ, जिसे भूमंडल। ठीक है, दूसरा है आपका एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। ठीक है, थर्ड है आपका हाइड्रोस्फेयर, जलमंडल। ठीक है, जो घटक है परिमंडल के। और चौथा जो पार्ट है वो है बायोस्फेयर। चौथा जो पार्ट है वो है आपका बायोस्फेयर। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बायोस्फेयर के बारे में। चौथा आपका रह गया है बायोस्फेयर वाला पार्ट। इसमें क्या है, इसमें ये है बायोस्फेयर में, जैसे कि लिथोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, ये तीनों के बीच जैसे कि जीवमंडल दे रखा है, बायोस्फेयर में स्थल, लैंड, वाटर और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यहाँ तीनों मिलेंगे जहाँ पर लाइफ होगी, ये एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। यह भाग है वहाँ जहाँ पर लाइफ है। ठीक है, जीवों की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, स्पीसीज़ हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारी जिसमें इंसान भी आ जाता है। ठीक है, मनुष्य से सभी प्राणी जिसमें आ जाएंगे, मनुष्य से सभी प्राणी इसमें आ जाएंगे। अब इसको आपको समझना है तो आपको मैप से मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ इसको। ये है, ये मैप आपको समझना है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका वायुमंडल, एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, ये वायुमंडल हो गया आपका, एटमॉस्फेयर हो गया, और ये आपका स्थल मंडल हो गया या भूमंडल आप इससे कह सकते हो। लिथोस्फेयर जिस पे आप रहते हो। ठीक है, जिस पे आप रहते हो, जिसमें पर्वत हो गया, ठीक है, स्थल हो गया, मैदान हो गए। ठीक है, और ये क्या हो गया, जलमंडल हो गया आपका, हाइड्रोस्फीयर। तीनों हो गए, क्लियर हो गया, तीनों हो गए मेजर डोमेन्स में। और फोर्थ डोमेन्स आपका हो गया यहाँ पर ये लिखा हुआ जैवमंडल, बायोस्फीयर। इन तीनों को मिलाकर के जहाँ पर ये तीनों मिलेंगे, जहाँ पर आपकी लाइफ होगी। ठीक है, जहाँ पर ये तीनों आपके मिलेंगे, जहाँ पर आपकी लाइफ होगी। ठीक है, इसे बोलेंगे बायोस्फीयर। चीज़ समझ में आ गई। आपने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सुन रखा होगा। बायोस्फीयर को इन्होंने दो हिस्सों में बांटा हुआ है मेन। ठीक है, एक है आपका जंतु जगत। ठीक है, दूसरा है आपका पादप जगत। ठीक है, ये हो गया आपका प्लांट किंगडम। ठीक है, ये हो गया आपका प्लांट किंगडम, और ये हो गया आपका एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है, पृथ्वी के तीनों परिमंडल जो मैंने आपको बताए थे ऊपर, लिथोस्फीयर जिसको मैंने बताया था। ठीक है, लिथोस्फीयर में मैंने आपको बताया था, एटमॉस्फेयर आपको बताया था, और हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, एक दूसरे को किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हैं। एक चीज़ बता रखी है, जैसे कि लकड़ी, खेतों के लिए वन को काटा जाए। ठीक है, मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि भूकंप आ गया, अर्थक्वेक हैं, पृथ्वी के सतह में परिवर्तन हो जाता है, सुनामी है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें बता रखी है। एक दूसरे को, मतलब कि एक दूसरे के सहारे पर हैं ये सारी चीज़ें बायोस्फीयर में, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। दूसरी चीज़ इन्होंने बता रखी है थोड़ा सा कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो प्राकृतिक संतुलन, नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेस हैं उसका सीमित रूप में उपयोग करें। संसाधन है जो सीमित उपयोग की आवश्यकता इन्होंने दी है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, जिसके कारण मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था, आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, ठीक है, इन तीनों में संतुलन रहना चाहिए। भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन, नेचुरल संतुलन बनाए रखना चाहिए। प्रकृति के संसाधनों को सीमित रखना, जो रिसोर्सेस हैं अर्थ के, वो सीमित रूप में है। ये चीज़ यहाँ पर बता रखी है। तो यहाँ पर एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। और उसके बाद है आपके ये अभ्यास के प्रश्न दे रखे हैं। देखिए भाई,
अगर जो चैप्टर आपको समझ में आया है पूरी तरह से, अगर ये आपका होमवर्क की तरह है, ठीक है, क्लास वर्क मैंने आपको करा दिया, ये आपका होमवर्क है। अगर आप मेंस की तैयारी क्वेश्चन अच्छे से लिखना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें डिस्क्रिप्टिव में आपको समझना है, तो ये क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं मैं आपको बता चुका हूँ। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप कॉन्टिनेंट मैंने आपको बता दिया, महाद्वीपों के नाम लिखिए दक्षिण गोलार्ध में स्थित हो, ठीक है। ये आपको मैप से समझ में आएगा, मैप मैंने आपको वैसे बता दिया। वायुमंडल की परतें एटमॉस्फेयर की, ये मैंने आपको बता दी ऊपर। नीला ग्रह क्यों जाता है लिखा हुआ है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। ये आपको क्वेश्चन खुद से करने हैं। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। ये वाले क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करती है, ठीक है। ये आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने करवा दिया। बाकी के आप खुद से करोगे तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है और ये जो खाली स्थान है, ठीक है। आगे का नहीं, ये जरूर कर लेना आप, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। आपको कैसा वीडियो लगा आज का, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नई सीरीज़ में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।